अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे सबसे पहले कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी इख्तिलाफ राय सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि सानिया 9 मई पर निगरान हुकूमत की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदार करार दिया गया है। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि गंदम और रोटी की कीमत के मामले पर मामला मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है और रोटी की कीमत पर अमल दरामद करवाने में हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। इस हवाले से पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अनीस, अकबर बाजवा, आमिर सईद अब्बासी और उमर दराज गोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले अकबर बाजवा साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब राना सनाउल्लाह बातचीत के हक में नज़र आते हैं पीटीआई के साथ और उनका यह कहना है कि मुज़ाकरात के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बेशक किए जाएं लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से या माफ़ी के हवाले से मंतक नहीं समझ आती। अगर माफ़ी वो मांग भी लेते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई तो फिर उसके बावजूद भी ये कैसे हो सकता है कि वो मामला जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो एक इख्तिलाफ राय की कैफियत पूरा बयान आपके सामने नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान से भी नून भी इस मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लोगों को। एक बात बड़ी तय है कि जिनकी मदद के साथ इस तरह से नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वापस आए वो सबके सामने है कि एयरपोर्ट पे चली गई, वहां पे बायोमेट्रिक मशीन और उसके बाद जिस तरह से केसेस बंद हुए, सब मामला हुए, उसके बाद अगर वही कहना शुरू कर दें कि जनाब हम तो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। पहले एक 7 मई को बयान आया कि अगर सिद्ध के दिल से माफी मांग ली जाए और तामीरी सियासत में हिस्सा लिया जाए तो फिर कुछ बात हो सकती है, लेकिन उसके बाद 9 फरवरी को उनसे बड़ा बयान आ गया कि हम बात हो ही नहीं सकती। जो परपेट्रेटर्स हैं इसके, जो अबैटर्स हैं इसके और जो प्लानर्स हैं इसके, उनके साथ बात नहीं हो सकती। वो अपने आप को मासूम समझते हैं। ये मुमकिन किस तरह से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उस बयान के अगेंस्ट जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो जाए। एक तरफ से एक बयान, दूसरी तरफ दूसरा। लेकिन इस बात को ज़हन में रखिए कि इस वक्त बहरहाल ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है, ये उनके फायदे के अंदर है कि उनके हरीफ को कुचला जा रहा है। आई डोंट नो कि मतलब अगर आज यहाँ पे इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जगह कोई और जमात होती, तहरीक इंसाफ किस तरह से उस पर एक्ट करती। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पावर पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पे यूं का ही तरीकाकार रहता है। लेकिन इस वक्त का जो सवाल है वो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है। मेरी बिल्कुल ये राय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहती। चाहती होती तो उसमें किसी किस्म की सिंसेरिटी पहले शो करती। मैग्नानिमिटी शो करना हुकूमत का काम होता है, एक स्टेप आगे बढ़ना हुकूमत का काम होता है। किसी किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करती। ये कोई तरीका नहीं होता कि राना सनाउल्लाह साहब एक प्रोग्राम में बैठ के कहें कि बात क्या, उन्होंने क्या बात करनी, हम खुद बात करने के लिए चले जाएंगे। तो भाईजान कदों जाओगे गल कर। एक बात। दूसरी बात यह कि आप यहां से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके वजीर इत्तलात हो गए, आपकी वजीर आला पंजाब हो गई, उसके अलावा दीगर वज़रा है, वो और तरह की बम्बार्डमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं। ये टॉक फाइट पे नहीं है बात। फिर अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट, जो 9 मई को बयान आ गया है, चीफ साहब का बयान आया, आई डोंट थिंक दैट PMLN अफोर्ड्स to go against that and engage in any kind of political discourse with Pakistan Tehreek-e-Insaf। ये सिर्फ आई वॉश है, ऊपर से कहने के लिए बहुत अच्छा है, मीडिया को दिखाने के लिए देखें जी हम तो बात करना चाह रहे हैं तो फिर कोई पॉजिटिव और बहुत ही कंक्रीट मेजर्स लेके दिखाएं और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे कुछ करके दिखाएं कि जनाब ये देखें, ये हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये काम किया है, अब आपकी टर्न है, अब आप आगे आए। तो आई डोंट थिंक दे आर सीरियस एट ऑल। ठीक है, वो सीरियस ही नहीं है। अच्छा, इसी पे मैं सलमान अनीस साहब से जानना चाहूँगा, मौलाना फजलुर रहमान की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी कह दिया है कि वो जेल जाने को तैयार हैं मगर गुलामी बर्दाश्त नहीं है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान हैं, PTI हैं, जिस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन वो भी ले रहे हैं, आप समझते हैं कि इसमें कोई मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो निकल सकता है? मामला किस जानिब जा रहे हैं? मेरे दोस्त बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोई सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट मेजर्स ले खान साहब को मनाने के लिए। क्या करें? उनके जाके मिन्नतें करें, कोई उनके पाँव पकड़ लें, कोई कसीदे पढ़े, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, कोई गाना लिखें, कोई फिल्म बनाएं उनके नाम के ऊपर। और भाई कर रहे हैं, उनका अपना स्टैंस नहीं क्लियर होता। वो शहरियार अफरीदी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम खाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक अलहदा तमाशा लगाया है वहाँ पे KPK के अंदर। तो किस तरह आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ट्राई करती है, खान साहब की अपनी हटधर्मी है ना, वो अपने स्टैंड से मैं ना मन्नू की नहीं हिलते, ना उन्होंने हिलना है, ना उनका कोई मूड है, ना वो ये चाहते हैं कि इंतशार की सियासत से हम बाहर निकलें, कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है। वो ये जो दूसरी बात आप करें मौलाना फजलुर रहमान की, अगेन अ वेरी क्यूट कैरेक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, 2 मिनिस्ट्रियाँ देंगे, मौलाना मान जाएंगे, मौलाना का क्या मसला है? ऐसा नहीं है।
देखें मौलाना साहब माशाल्लाह पिछले 25 साल से तकरीबन तमाम अदवार के अंदर, लास्ट पीडीएम के अंदर भी ही वाज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर अब उनको कोई सीटें नहीं मिली तो कोई एडवाइज़र बना देंगे कि उनके लिए कोई नई स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन वो जो ये अब आप पहले बात कर रहे थे ना कि कैसे निगोशिएशंस आगे बढ़ेंगी, गवर्नमेंट क्या करे भाई, ऐसा क्या करे गवर्नमेंट, ऐसा जाके बूट पॉलिश करें, खान साहब को पकड़ लें पाँव से, किस तरह कोई पोछा लगाना है जेल के अंदर, सेल के अंदर, क्या करना है हमने कि खान साहब निगोशिएशन टेबल की तरफ आएँ। और ये जो कन्फ्यूजन की आप बात करें, कन्फ्यूजन दोनों तरफ है। आप जो राना सनाउल्लाह साहब के बयान की और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की तजाद की बात करें तो आपको क्या पीटीआई के कैंप के अंदर समझ में नहीं आता। शोएब शाहीन साहब की अलग कहानी है, वो शेर अफजल मरवत साहब जो हलाक हो गए पिछले दिनों, अल्लाह उनको गरीब के पीटीआई करे, उनकी कोई अलग स्टोरी थी पूरी की पूरी। मतलब देखें ना, अब आपके अपने सामने है ना, वो एक कहता है कि नहीं मुफाहमत चल रही है, दूसरा कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, दूसरा कहता है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात नहीं हो सकती, वो कहता है नहीं हम जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है, देखें। एंड इस किस्म के सर्कस से बेहतर है कि वो जहां पे हैं वो वहां पे रहें। कम से कम जो राना सनाउल्लाह साहब वाली बात है कि अगर वो माफी मांग भी लेंगे तो बाहर आके उन्होंने वही इंतशार की सियासत को अगर परवान चढ़ाना है तो ही इज बेटर वेयर ही इज राइट नाउ। ठीक है, चलें बाजवा साहब, इस पे आप कमेंट करना चाह रहे हैं प्लीज। मैं पूछ रहा था सलमान साहब से कि अडियाला जेल सर किसके अंडर आती है? I'm sorry, I can't hear you properly. अडियाला जेल सर किसके अंडर आती है? यार जिसके भी अंडर आती है उसके अंदर बंदा जो रह रहा है वो तो किसी के अंडर नहीं आता ना। उसने अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तबाह बर्बाद करके रख दिया। शेख रशीद ने इसकी मिन्नतें की, परवेज इलाही ने इसकी मिन्नतें की, परवेज खटक ने इसकी मिन्नतें की। तो खान साहब भी तो किसी की नहीं मानते ना, जिन्हें अपने सगियां दी नहीं मन्नी उन्हें बाहर किसी की किसी मन्नी है। और सर अडियाला को छोड़े ना, वहां पे वो 35 लाख रुपए महीने का गोश्त खा रहे हैं और हमें खतरा ये है कि अब वो बीबी भी वहां पे चली गई है तो ये गोश्त की खुराक 70 लाख रुपए पर मंथ पे होगी। इसके ऊपर भी तवज्जो दिया करें ना। तो कल कोई मेरे को फाजिल दोस्त कल कोई 23 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात कर रहे थे, ए भी दसो जड़ा को सांड रखे है तुसी 6 महीने वास्ते, ऐसे नहीं होता। मतलब क्या क्या करें, दुम्बे रखे वहां पे, कोई गाय बकरे रखे उनकी खिदमत के लिए, तो वो मानेंगे? वो तो खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ना मनूं की सियासत। अकबर बाजवा साहब जी प्लीज। नहीं, मैं तो सर ये अर्ज कर रहा था कि अडियाला जेल हुकूमत के अंडर आती है। वहां पे उसका एक मैनुअल मौजूद है। कोर्ट वहां से ऑर्डर करती है कि जनाब इनकी अगर फोन पे बात करवाई जानी चाहिए या मुलाकातियों को इजाजत होनी चाहिए, जो नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी कैदी का होता है, वो तक तो हुकूमत दे नहीं सकती। आप ही अर्ज कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। तो आप हुकूमत को भूल गए कि जब वो कराची के अंदर एक होटल की प्राइवेट रूम के अंदर जो है वो मियां बीवी के कमरे तोड़ी थी, आप भूल गए कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बंदा खड़ा होकर हिजानी कैफियत के अंदर कहता था कि मैं वापस जाके एसी निकलवाऊंगा, हुन आ रही है गर्मियां, देखते हैं कि आपको एसी देना ही नहीं देना। ऐसा नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए। अकबर साहब जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर चले जाएं, ऐसी बातें नहीं करते। जब आप मफाहमत का जवाब मफाहमत से देंगे तो मफाहमत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब आप मज़ाहमत का जवाब मज़ाहमत से देंगे तो उससे कोई खैर तो नहीं निकलेगी ना, शर ही निकलेगा। पूरी दोनों तरफ से आप कह रहे हैं कि कंफ्यूजन किसी फजा है। मैं आगे बढ़ता हूं। उमर दराज गुजल, आप क्या समझते हैं? मौलाना फजलुर रहमान से भी पीटीआई का जो है वो डायलॉग हो रहा है और उनके दरमियान राब्तों की खबरें भी सामने आ रही हैं। अगर ये दोनों जमातें मिलकर सड़कों पर निकलते हैं, जाहिर है दोनों की एक स्ट्रीट पावर मौजूद है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? हुकूमत के लिए ये किस हद तक बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, एक मामला तो ये है कि पीटीआई और फजलुर रहमान साहब इकट्ठे हो सकते हैं, होने को बिल्कुल हो सकते हैं, सियासत में होता है। चकजई साहब भी कल को मुखालिफ थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब ने उस दिन ट्वीट करके भी बता दिया कि उनकी शिरकत बिल्कुल करीब है। असल सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ मुहिम चलाए या फजलुर रहमान साहब मुहिम चलाए, वो अपनी जगह के ऊपर है। जहां पे बातें यहाँ पे हो रही हैं कि जी मुज़ाकरात करेंगे, कौन मुज़ाकरात करेगा? आप समझते हैं इस हुकूमत के पास इतना मैंडेट है? आप समझते हैं इस हुकूमत के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो बातचीत कर सकते हैं? मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ, आप उससे कर लीजिएगा। ये सब लोग कहते हैं इमरान खान मुफाहमत नहीं करते जी, बातचीत नहीं करते जी, जवाब नहीं निकलता। इलेक्शन से पहले इलेक्शन के मामले के ऊपर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात नहीं किए? कैमरे के सामने किए। क्या नतीजा निकला उसमें से? क्या नतीजा निकला? क्या इलेक्शन टाइम के ऊपर हो गए? क्या उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ? भाई इनके पास मैंडेट नहीं है। जिन्होंने इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाने थे उन्होंने नहीं होने दिए। कच्चे का ऑपरेशन बहाना बनाया, जो भी बहाना बनाया। इस गवर्नमेंट के पास, मुस्लिम लीग नून के पास कोई मैंडेट ना मुज़ाकरात का है, ना अथॉरिटी है, ना वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रोड्स के ऊपर आएगी, उन्हें कैंपेन में जाना है, उन्हें लोगों का मैंडेट हासिल है, चाहे वो पंजाब असेंबली हो। अब आप अंदाजा कीजिए ना कि पंजाब असेंबली में आज स्पीकर साहब ने 27 लोगों को सस्पेंड कर दिया। उन 27 लोगों ने कैसे पिछले पूरे प्रोसेस के दौरान जो है वो हिस्सा लिया,
उन्होंने वोटिंग की, जिमनी बजट के ऊपर वोटिंग की, दीगर चीजों के अंदर वोटिंग की, कोई जवाब है उसके पास? इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के लोगों का हक मार रहा है, कैसे? आप नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे ट्राइब्यूनल्स को? कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कसूरवार कौन है? तहरीक इंसाफ है। किस लिए जी बात नहीं कर रही? आपने उनकी सीटें छीन ली, बल्ले का निशान छीन लिया, उनकी इंतखाबी उज़रदारियां नहीं सुन रहे। कौन जी मुफाहमत नहीं कर रहा? इमरान खान मुफाहमत नहीं कर रहा। इमरान खान ने एक मौके के ऊपर कहा मैंने बातचीत नहीं करनी, हमेशा का है, नहीं कहा कि मैं हमेशा का है, हमेशा का है। नहीं, मुल्क से जाने की वाली बात नहीं है उमर भाई। बस अब आप देखें ना, आपको इमाम काबा आके मुफाहमत करेंगे। जनरलों की सुप्रीमेसी वो नहीं मानते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी वो नहीं मानते, पॉलिटिशियंस की बात वो नहीं मानते, जुडिशरी की बात वो नहीं मानते। वो आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि 2 साल के बाद खान साहब कंटेनर के ऊपर नहीं खड़े होंगे और कहेंगे कि इस वक्त के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। ऐड अप बोला है प्राइम मिनिस्टर ਇਹਦੇ ਨਾਲ हर कोई धोखा कर जाता है। इसको देखिए ना, ऐसे तो नहीं होता। मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी साहब, वो किस जमात से हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के हैं? मुस्लिम लीग नून उनको ओन करती है, नंबर 1। क्या अनवारुल हक काकड़ जो है वो किस जमात से हैं? वजीर मोहसिन नकवी साहब को साइड पे रखें। अभी आप इमरान खान साहब के साथ मुफाहमत की बात करें ना, कि उनके साथ किसने बात करनी है? इमाम काबा ने आना है, पॉलिटिकल पार्टीज ने आनी है, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आना है? आप हमारा काबा किबला प्लीज यहाँ पे दुरुस्त कर दें ना। आप तहरीक इंसाफ की बारी कहते हैं जी वो उसकी सुप्रीमेसी नहीं मानता। क्या मुस्लिम लीग आप बताएं वो किसकी सुप्रीमेसी मानते हैं? आप फॉर माय करेक्शन, फॉर माय एजुकेशन उमर भाई बताएं कि वो किसकी सुप्रीमेसी मानते हैं? ओ पता नहीं अपनी पैना दी नहीं मंदा, अपने सगिया दी नहीं मंदा, वो केदी मंदा है। लिस्ट बताई है, शेख रशीद की नहीं मानी, परवेज खटक की नहीं मानी, शाह महमूद कुरैशी की नहीं मानी, परवेज इलाही की नहीं मानी। सारे लोग रोते रह गए कि खान साहब ये काम ना करें। ओ केदी मंदा है खान थोड़ी, वो दस दो हमारी एजुकेशन के लिए, कौम की एजुकेशन के लिए। उमर भाई बताएं इमरान खान साहब किसकी बात सुनेंगे? सर जवाब इमाम काबा, सलमान साहब जवाब तो ले। जी जी जी, उनके फैसले गलत थे, उनके फैसले गलत थे। सारी दुनिया के फैसले गलत हैं, इमरान खान साहब के फैसले सही हैं। ही इज नो इट ऑल, ही इज मिस्टर नो इट ऑल। प्लीज 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, उनके हर फैसले को इंडोर्स किया। आप और मैं कैसे फतवा दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते जी, नहीं हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि उनके साथ मुफाहमत फिर भाईजान आप अवाम को ले जाएं। आप ये जो आपकी जिस अवाम ने वोट दिया है इमरान खान साहब को, वो 7% है या 60% है, उसको अडियाला जेल ले जाएं। उनको कहें कि वो तरले करें खान साहब के कि खान साहब खुदा का वास्ता है, हमने आपको वोट दिया है, अल्लाह का वास्ता है किसी के साथ बैठ के बात कर लें, अल्लाह का वास्ता है नेगोशिएट कर लें, अल्लाह का वास्ता है मुज़ाकरात कर लें। फिर ये जो 60 या 7% अवाम जिसने वोट दिया है वो जाके मनाए खान साहब, साढ़े मगर कितने लग दे। थोड़ा आगे बढ़े, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। मैं आमिर सईद अब्बासी साहब आपसे जानना चाहता हूं, कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया? और जिसने भी दिया ये नहीं दिया। अभी आप ये बताएं कि खान साहब से बात किसने करनी है? ओ भाई रुए जमीन के ऊपर ऑन प्लेनेट अर्थ उस आदमी का नाम लें प्लीज। आगे बातों में मुझे मत उलझाएं, इस कौम को आगे पीछे प्लीज गुगलियां मत कराएं। आप सिर्फ ये बताएं कि वो कौन सा आदमी है, नाम लेके बताएं वो आदमी जिसकी इमरान खान साहब बात मान लेंगे, मैं सारी डिस्कशन छोड़ दूंगा। वो जवाब दे रहे हैं ना, जवाब भी ले लें। जी जी बाजवा साहब आप बोल रहे हैं। मैं तो अर्ज कर रहा था कि सिर्फ दस्तूर पे अमल करवा दें, इतने लंबे बखेड़ों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस की बात मानेगा इमरान खान? डू यू रियली थिंक इमरान खान इज गोइंग टू लिसन टू चीफ जस्टिस? ठीक है, पाकिस्तान जो है आधे से ज्यादा जजेस को उन्होंने खड़े होकर कंटेनर के ऊपर गालियां दी हैं और उसके बाद अदालत में जाके माफी मांगी है। अच्छा उस पे आइन लागू रहन दो दो जटा प्लीज। ठीक है जट ब्रदर्स, मेरे ख्याल में जवाब भी ऐसे ना करें। आप दोनों मिलके सिर्फ एक नाम दे दें, पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल पार्टी मिलके सिर्फ वो एक नाम दे दे जिसकी बात इमरान खान मानेगा। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात इमरान खान नहीं मानेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, आने वाला वक्त बताएगा। और नहीं मानदा, और नहीं मानदा, और जिन्हें 190 मिलियन पाउंड दिए थे पूरी हेरा फेरी किंदी केड़ा दस्तूर मानदा साहब, ये हम तय कैबिनेट के अंदर बंद लिफाफों के ऊपर दस्तखत करवाए उन्होंने। कौन सा दस्तूर मानते थे खान साहब? ही इज अ डिक्टेटर, ही इज अ फाशिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, इफ नॉट लेटर नाउ। ठीक है, हम ये तय नहीं करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या करेगा, लेकिन हुजूर यहाँ अदालतें लगा के पाकिस्तान की कौम नहीं समझती। ये सलमान अली साहब नहीं बताएंगे 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हुए, कौम को ले जाए अडियाला जेल में, आमिर सईद अब्बासी बता दें उन्होंने किसकी बात माननी है। मेरा तो सिंगल एक क्वेश्चन, उमर एक मिनट, उमर मेरा आपसे सिंगल क्वेश्चन
क्वेश्चन सलमान साहब प्लीज, आपका भी आ गया। मेरा आपका भी आ गया क्वेश्चन है कि खान साहब से पूछ के बता दें कि वो किसकी बात मानेंगे। वो चले अगली बार बता देंगे, अगली बार पूछ के बता देंगे, अगली बार। आमिर सईद साहब इसका जवाब ले लेते हैं ना। आमिर सईद अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है जिसमें जाहिर है अल्टीमेटली अवाम मुतासिर हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी मौलाना साहब का भी हमने जिक्र किया है, मौलाना साहब उनके राब्ते हो रहे हैं और ये अगर आते हैं स्ट्रीट्स पे और उनकी जो है वो इनके हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है? मुज़ाकरात तो जाहिर है अभी दोनों जानिब से डेडलॉक की सी कैफियत है, तो फिर क्या हिकमत अमली है हुकूमत के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए? जो हिकमत अमली है वो है जी, हुकूमत के पास जो हिकमत अमली है वो है दुआओं की, और दुआ ये की जा रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई चलती रहे और ये हुकूमत चलती रहे। इसके अलावा तो इस हुकूमत की मुझे कोई और स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती, क्योंकि इस हुकूमत की बका और इस हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट अगर लड़ते रहेंगे तो ये हुकूमत चलती रहेगी, और अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर शायद इस हुकूमत का वो आखिरी दिन होगा। और दूसरी तरफ इस हुकूमत का तो ये नहीं समझ आ रही कि इसका जो है वो अगला सिरा कौन सा है और पिछला सिरा कौन सा है, क्योंकि इसमें इतने स्टेक होल्डर्स हैं और इतने फैक्टर्स हैं जो इस हुकूमत के उतार और चढ़ाव में जिनका रोल है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो शायद इस प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब थे मुस्लिम लीग नून के, और वो एक बहुत ही मजबूत मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म को चलने दें, और हम उन्हें ये कहेंगे कि वो मेहरबानी करके कभी वज़ीर-ए-आज़म ही ना बन जाएं, क्योंकि हमें तो दुआई और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सो ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत से तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, और ना ही इस हुकूमत से किसी बड़े मुआवजे की या इसे किसी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को करनी चाहिए। हाँ, जो आपने सवाल किया कि ये जो मुज़ाकरात हैं और जो बातचीत है वो देखें, अल्टीमेटली तो इसमें हर दो फरीकैन में से किसी न किसी एक को इस बात के ऊपर आना पड़ेगा, मुल्क के लिए ये बातचीत करना पड़ेगी, वरना जितना नुकसान इस वक्त मुल्क को हो रहा है, और मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी की जिद और अना इस मुल्क से बड़ी है तो वो शायद लड़ाई जारी रखे, लेकिन इस मुल्क के लिए ये बातचीत करना पड़ेगी, क्योंकि जो इस आप 2023 का 9 मई देखें और 2024 का 9 मई देखें, इसमें अगर कोई बात किसी जगह पर खड़ी है तो वो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट है, बाकी तमाम चीजें तनज़ली का शिकार हैं, बाकी तमाम चीजें मसाइल का शिकार हैं, बाकी तमाम चीजें बाकी सब इररिलेवेंट हो गया जी, और बाकी सब चीजें जो हैं वो अपनी जो है वो मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि जो इस वक्त तनाज़ात हैं और जो झगड़े हैं इसका नुकसान जो है वो मुल्क को हो रहा है, और उस मुल्क के रहने वाले अवाम का हो रहा है, और वो अवाम भी देख रही हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक कदम पीछे हटे, पीटीआई भी एक कदम पीछे हटे, और ये मसाइल हल हों, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की आवाज़ नहीं आ रही जी आमिर साहब की आवाज़ कट गई। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मैं बाजवा साहब आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान भी एक लड़ाई की कैफियत है। वज़ीर आला केपीके की जो बयानात सामने आ रहे हैं, आज उन्होंने कहा मैं धमकी नहीं देता, मैं वैसे वार्निंग देता हूं, और इसी तरह ये जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है और ये बढ़ते बढ़ते अगर इस सतह पे पहुंचे, फिर इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दें कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं केपीके में गवर्नर राज के हवाले से, अभी फैसल करीम कुंडी साहब को वहाँ गवर्नर लगाया गया है, गो कि वो जारी तौर पर तरदीद कर रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल यहाँ पे भी गंभीर होती है तो फिर हालात किस जानिब जाएंगे? फिर खैबर पख्तूनख्वा से भी एक तूफान आएगा, सिंध में एक अलग कैफियत है कि वहाँ पे आवाम रो रही है, पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। देखिए, जहाँ तक केपीके की बात है, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, आई थिंक इट्स अनकॉल्ड फॉर, उतना करना नहीं चाहिए, लेकिन आई ऑनेस्टली थिंक कि थोड़ा सा वो अपने इलेक्टोरेट को चार्ज करने के लिए भी इस तरह की बातें कर देते हैं, और वैसे भी थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हूँ कि गवर्नर राज यहाँ पे लग सकता है, एट द वेरी सेम टाइम दे हैव अ पॉलिटिकल कॉज आल्सो, हिज मेन फोकस शुड बी एट डिलीवरिंग अपने प्रोविंस के अंदर, वो अपनी जगह पे दुरुस्त बात है। लेकिन ये अब ये देखिए कि एक सूबे के अंदर जहां पे 2/3 मेजोरिटी मिले एक पार्टी को, वहां पे अभी कह लीजिए कि मुहावरतन कह रहा हूं कि हुकूमत बनी 2 दिन हुए हैं बने हुए, 4 दिन हुए हैं बने हुए, और उसका
आप गवर्नर राज की बातें करना शुरू कर दें, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप नहीं कर रही, ये बड़ी सीरियस जगहों से आती हैं और एज अ थ्रेट आती है। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल होगी। सलमान साहब शायद मेरे से एग्री करें कि वो 1999 में नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजोरिटी थी जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट ओवरटर्न की गई। ये जो गवर्नर रूल वाली, गवर्नर राज वाली जो प्रोविजन है, या अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी देखें तो वो बड़े नागुजीर, नामसाइब हालात के अंदर लगाई जाती है। ये नहीं होता कि अभी असेंबली बनी है, चूंकि आपकी पार्टी हमें पसंद नहीं है, आपको हमने क्रश करना है और आपको ग्रेटर प्लान के तहत हमने आने नहीं देना, लेकिन अब चूंकि आप आ गए हैं, मजबूरी है तो चले हुण असीं गवर्नर राज भी ला सकते हैं। ये मामला यूं नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो जिस किस्म का खुदा ना करे रिबेलियन आ सकता है, उससे फिर अल्लाह ताला ही बचाए। दूसरी तरफ बात ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब, और फिर अगेन मैं वही कहूंगा, वो विफाक के नुमाइंदे हैं। यहाँ पर अगर अली अमीन गंडापुर साहब मांगने जाते हैं अपना जो उनका आईनी हक है, एनएफसी के तहत जो हिस्सा मिलता है, उनको लॉलीपॉप दे के टरखा के भेज दिया जाता है। पंजाब में तो यहाँ पे फंड्स मिल जाते हैं, केपीके के अंदर फंड्स नहीं मिलते। यहां से वो मांगते हैं कि हमें एक आईजी लगाने दें, आप आईजी नहीं लगाने देते। वो चीफ सेक्रेटरी मांगते हैं, आप चीफ सेक्रेटरी नहीं लगाने देते। दूसरा आप तड़ियां लगाते हैं कि जनाब आप गवर्नर राज यहाँ पे लगा देंगे, तो फिर एक बंदा फट जाता है। मैं फिर भी कहूंगा कि इट्स अनकॉल्ड फॉर। नहीं उनको ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि बिलावल यहाँ पे आए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम यू सी कि वहां पे वो केपी हाउस के साथ क्या कर रहे हैं, जिसके जवाब के अंदर अली अमीन गंडापुर को ये सब कुछ बात करनी पड़ी। फिर अगेन बात वही है, ये जो लोग भी ये काम कर रहे हैं यार, उनका हक बनता है आप उनके साथ मुशावरत करें, उनको अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दें सबसे पहले। उसके अलावा जो उनका हक बनता है आईनी तौर पे उनको उनके पैसे दें, ताकि वो अपना काम जारी रखें, वो इस तरह के मामलात में ना पड़े। और जिस पर्पस के लिए आवाम ने उनको इलेक्ट किया है कि सो दैट दे कैन सर्व दैट इलेक्टोरेट ऑफ केपी, और 2/3 मेजोरिटी दी है यार, वो काम तो उनको कम से कम करने दे। इतनी सी बात है। ठीक है जी, काम करने दें। यकीनन आवाम की कीमत पर जो है वो सियासत नहीं खेलनी चाहिए। मजीद भी हम नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और मैं सलमान साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, लेकिन ज़रा क्विक कमेंट चाहूँगा इस पर। आपने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से उन्होंने एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जजेस बनते हैं इज़्ज़त के लिए, लेकिन जजेस को कोई आज़ादी हासिल नहीं है। इसी तरह आपने 6 जजेस का ख़त भी आपके सामने है, ये गुफ्तगू होती रही है। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है? ये जो है संगीन बहरहाल इल्ज़ामात हैं जो सामने आ रहे हैं कि ऑडियो टेप्स हो रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जजेस की जानिब से मुसलसल कंसर्न सामने आ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स कर सकती है गवर्नमेंट, जुडिशल रिफॉर्म्स करने चाहिए गवर्नमेंट को। और हमारा अगर पीटीआई के दोस्तों के साथ उन बेंचेस के अंदर इख्तलाफ आया है तो वो इसी वजह से है कि आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंसाफ के हसूल के लिए आप लोगों ने बनाई थी, उसका मेन मैनिफेस्टो मंशूर ये था। तो आपको इंसाफ के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए था, जो नहीं किया, और इसी वजह से आज खजल ख्वार भी वो हो रहे हैं। तो अगर नून लीग की गवर्नमेंट इस वक्त है, वो अगर इसी कानून साजी के ऊपर काम नहीं करेंगे जिसके लिए उनको लाया गया गवर्नमेंट के अंदर कि वो लोगों के इंटरेस्ट के और उनके फ़ायदे के कवानीन बनाएं, तो ज़ाहिर है वो भी आगे आने वाले वक्तों के अंदर इसी तरह ज़लील ख्वार होंगे जिस तरह उनकी अपोजिशन अभी हो रही है। कानून साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जुडिशल रिफॉर्म्स शुड हैव बीन द प्रायोरिटी फॉर लाइक 100 मिलियन ईयर्स ऑफ गो, लेकिन हमने कभी अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर उस तरह तवज्जो दी नहीं। वन, और अगर दी भी तो उसके अंदर ये जो आप मुदाखलत का जो 6 जजेस का आप जिक्र कर रहे हैं, या इससे पहले के माजी के अंदर जितने मामलात जुडिशरी के ऊपर प्रेशर्स रहे और उन्होंने प्रेशर के अंदर जितने फैसले दिए, अगर उसके ऊपर अगर आप रोशनी डालें तो देखें इट्स अ वेरी वेरी ब्लीक सिचुएशन जो जुडिशरी रैंक करती है 150वें नंबर के ऊपर। तो ये किसी भी तरीके से सूदमंद नहीं हो सकता। तो अगर आप आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, अच्छे कानून नहीं बनाएंगे अपने लिए आगे आने वाले वक्त नस्लों के लिए, तो सारे ही उसी का शिकार होते रहेंगे, क्या वो मौजूदा गवर्नमेंट हो, क्या वो आने वाली हो, या सबकी मुश्तरका तौर पर ये जिम्मेदारी है। मैं आमिर सईद अब्बासी साहब, आप बताइएगा कि 6 जजेस के खत के बाद अब जजेस जो हैं वो तकारीब में भी मुदाखलत के ऊपर बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं जजेस की या अदलिया की तौकीर के हवाले से ये कितना बड़ा सवालिया निशान है, ना सिर्फ अब की बल्कि ओवरऑल हम बात करें रियासत के हवाले से, मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों के हवाले से? देखिए, इससे पहले तो ये तमाम जो बातें हैं ये र्यूमर्स की हद तक तो सामने आती थी कि जजेस पर दबाव है, और आपको मालूम है कि इससे पहले भी बहुत से जो अदालतें हैं उनके बाहर बहुत सी मशकूक हरकत रिपोर्ट भी होती रही, लेकिन कभी ऐसे जजेस ने रिपोर्ट नहीं किया। और इन्होंने इतनी जिस तरह बहादुरी का मुजाहरा करके जिस तरह उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर इस मामले को रिपोर्ट किया, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस को, और फिर 1 साल तक इंतजार किया, वो
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, सीनियर प्योने जज हो, उनको वो रिपोर्ट करते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने वो तमाम जो फैक्ट्स थे जो एक साल के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से एग्जेक्टिव की मुदाखलत थी, वो उन्होंने बाकायदा तहरीरी शक्ल में वाकयात को एज इट इज लिखा और फिर उसको रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये कहा कि हमें गाइड किया जाए कि हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उसको वापस एग्जेक्टिव के खिलाफ शिकायत उसको एग्जेक्टिव में भेजने की कोशिश की, और फिर काबीना ने फौरन ही उसकी मंजूरी दी और एक कमीशन बनाने की कोशिश की। वो तो अल्लाह भला करे उन कमीशन जज साहब का कि उन्होंने वापस कहा कि ये तो अदलिया का इंटरनल मामला है, वरना ये मामला फिर एग्जेक्टिव के पास ही जाता। खैर बहरहाल फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का जो खत है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और उन्होंने भी हिम्मत की और सारे हाई कोर्ट से उन्होंने जवाब मांगा। तो हैरान कुन तौर के ऊपर जो सारी हाई कोर्ट्स हैं एक्सेप्ट सिंध हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट्स ने तस्दीक की कि हमें मुख्तलिफ तरीकों से एग्जेक्टिव की मुदाखलत का सामना है। उन्होंने कहा कि थ्रेट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये ओपन सीक्रेट है, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें अफगानिस्तान से कॉल्स आती हैं, थ्रेट्स कॉल्स आती हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमें यहाँ पे बहुत सी मुदाखलत का सामना है। सो अब ऐसी सूरत हाल में तो जो ओनली वे फॉरवर्ड है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बनाकर और उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल फैसला करने की जरूरत है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना तो फुल कोर्ट बन रहा है, ना ही एग्जेक्टिव को अकाउंटेबल किया जा रहा है। इवन उन जजेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने जो है वो इतना देर से रिपोर्ट क्यों किया। हालांकि वो अगर आप इवेंट्स को देखें तो एक एक इवेंट जो है वो कनेक्ट है कि कैसे उन तमाम चीज़ों को पहले अपने अपने जो सबऑर्डिनेट चीफ जस्टिस थे उनको रिपोर्ट किया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट किया गया। अब बात यह है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये इससे पहले कभी इस तरह रिपोर्ट नहीं हुई। हमारे यहाँ बात होती है कि हमेशा से अदलिया पे मुदाखलत रही है, सो हमेशा से अगर गलत काम होता रहा है तो ये क्या आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी इसकी कोई खुली छूट दे देनी चाहिए? तो हरगिज नहीं। ये बड़ी आम बात की आपने। हाईकोर्ट खड़ी हुई और उसके साथ सारी हाईकोर्ट्स खड़ी हो गई हैं, तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि वो डिसाइड करें और गाइडलाइन करें ताकि उसके बाद। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्योंकि फैसला किया है कि वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे, उन्होंने 2 कंटेम्प्ट केसेस इनिशिएट कर दिए हैं जिन्होंने इस हवाले से अदालत को जो उनको बदनाम करने की कोशिश की। लिहाजा अब ये सिलसिला रुकने वाला नजर नहीं आ रहा, रुकने वाला नहीं है, ये आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आमिर, आपका पॉइंट आ गया। मैं उमर दराज गोदल आपसे जानना चाहता हूं, अब आप समझते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए एक तकरीब में ये कहा था कि उनके दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई, मगर 6 जजेस का खत अपनी जगह। अब तकारीब में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का भी ये स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है, तो अब क्या कोई जवाब बाकी रह गया कि ये कह सकते हैं कि इस दौर में मुदाखलत नहीं हुई? ये मामला जाहिर है कि अब कोर्ट के सामने है, सब जुडिस है। मेरे ख्याल से हम पहले भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं, काजी साहब के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप आज हैरान होंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की वो मैंने गुफ्तगू सुनी है, उससे हट के जैसे शायद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनके हवाले से भी एक खास किस्म की कैंपेन चल रही है। फिर आपने देखा होगा कि एहसन भोन जो है वो मुतहरिक थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर भी बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, जिसमें एक तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है, फिर जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनमें जजेस की तैनातियां हैं, ये चीजें चलती आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि काजी साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये कहा जाए कि उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो होता रहे वो माजी में होता रहे, जो होगा वो फ्यूचर में होगा। हमें इस चीज से हट के इस मसले के हल की तरफ बढ़ना है। ये इसलिए नहीं कि ये किसी पार्टी का मसला है, इसलिए नहीं किसी जज का मसला है, इसलिए नहीं कि किसी चीफ जस्टिस का मसला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। देखिए, एक चीज कौम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो उम्मीद होती है। मेरे साथ नाइंसाफी हो या मैं किसी के साथ नाइंसाफी करूं या आपके साथ जुल्म हो, तो हम फौरी तौर पे जो देखते हैं वो अदालत की तरफ देखते हैं कि खुदा के बाद इस पूरे अर्ज के ऊपर कोई एक ही चीज है जो हमें इंसाफ फराहम कर सकती है, वो ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये वो फ्यू पीपल हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है। अगर वो खुद इंसाफ के लिए कहीं और देख रहे हूं और वो खुद ये कह रहे हूं कि हम कैदी हैं, वो खुद ये कह रहे हूं कि हर चीज मैनेज हो रही है, हर चीज मॉनिटर हो रही है, तो फिर मेरे जैसे एक आम आदमी का, दूर दराज बलूचिस्तान में बैठे किसी शख्स का, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे या पंजाब में या सिंध में दूर दराज बैठे शख्स की उम्मीद टूट जाएगी। हमें ये उम्मीद नहीं टूटने देनी। उसके लिए आप जिसको जिम्मेदार करार देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, उसको दें। देखिए, इसमें कोई रिफॉर्म्स वाली बात नहीं है। क्या पहले कानून इस बात की इजाजत देता है कि मुदाखलत की जाए?
क्या पहले ये कहा जाता है कि आप दबाव में लाएं? देखिए, इसका मसला नहीं है, ये मसला कुछ और है। कानून ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारी चीजें मौजूद है। बात यह है कि आपने कोई रेड लाइन ड्रॉ करनी है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है कि भाई यहां नहीं होगा। आप चौकस सिद्दीकी साहब को तो आइडियलाइज करते हैं, बिल्कुल मानना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ। आप काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ बनने वाला रेफरेंस के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन इन 6 जजेस को कटहरे में खड़ा कर देना, इसका मतलब है आइंदा हर केस का मुद्दई मशकूक हुआ करेगा कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब आइंदा हर डकैत से, किसी घर में डकैती होगी तो उससे पूछा जाएगा उस बंदे से, भाई तुमने मजामत क्यों नहीं की। ऐसा मसला नहीं है, ये एक रियलिटी है। उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, जिस तरफ आमिर सईद अब्बासी इशारा कर रहे थे। एक चीज लिखी गई है, ये वाकया हुआ, इस दिन हुआ, इस दिन इसको बताया गया, नतीजा 0 है। सुप्रीम कोर्ट को बताया, नतीजा 0 है। एट द एंड क्या हुआ, दिल खोल के रख दिया और फिर वो भी उनका जुर्म बन गया। देखिए, ये सवाल करना कि ये जजेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, असल बात ये है कि उन जजेस को तो आप कह रहे हैं हुजूर आपके सामने मामला है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप नहीं स्टैंड ले पा रहे, आप तवक्को रखते हैं वो करते, तो मेरे ख्याल है कि इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। अदरवाइज ये तमाशे होते रहेंगे, ये तमाशे होते रहें तो फिर कौम मायूस हो जाएगी, जो कि उससे नहीं होना चाहिए। जी, और ट्रस्ट जो है वो बड़ा जरूरी है, अदालतों पर खसूस ट्रस्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी पे मैं, अगर बाजवा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की मामला पर जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मामला जो है अब सेटल हो पाएगा? एक संगीन मामला है, यकीनी तौर पर अगर हमारी आला अदलिया जिसने खुद इंसाफ देना है उन पर भी दबाव है, तो फिर आवाम के हवाले से जैसे अभी उमर कह रहे हैं, तो किसी की अगर उम्मीद टूटती है तो फिर बहुत कुछ टूट जाता है। तो कुछ बेहतरी मुमकिन आपको दिखाई दे रही है? देखें, बेहतरी होनी तो चाहिए, जुडिशल इंस्टीट्यूशनल पुशबैक था, लेकिन दूसरी तरफ से जो पुशबैक है वो अभी तक रुक नहीं रहा। उसकी बाबत आज आप वकला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो उन्होंने की है, वो रिकॉर्ड निकाल के ले आए हैं पता नहीं कहां से। अच्छा, वो मतलब वकला उनके पास कहां से ये रिकॉर्ड आ जाता कि आपकी बेटी ने 2 बंदे गाड़ी के नीचे दे दिए थे, अगले दौर के अंदर इल्जाम लगाया उन्होंने आज, और वो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। वो ये जब जस्टिस होते थे उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी, ये जो चीफ जस्टिस साहब है लाहौर हाई कोर्ट के, जब ये जज थे तो इन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। फिर उसके बाद जो सुपुर्दारी थी उस गाड़ी की, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बार के पास पड़े हुए हैं। ये बड़ी जल्दी याद आ गया उनको अचानक। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये पुशबैक आ रहा है उधर से जिनके खिलाफ पुशबैक किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने, और उसके बाद पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने। एक और चीज उसके अंदर, पिछले साल की बात है, मैं अगर तारीख गलत कर दूं थोड़ा सा, आमिर सईद अब्बासी साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसको। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक केस टेकअप किया था कि रेंजर्स और पुलिस की वर्दियों में कौन लोग हैं जो लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, और उसकी बाबत उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के, चले मैं नाम नहीं लेता, कोई भी गूगल कर निकल आएगा, किन किन इदारों के लोगों के सरबराहान को उन्होंने बुलाया था। अच्छा, वो जब 1-2 दिन के बाद समाअत हुई तो वहां पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नहीं यार, आप तो आपका तो ठीक है, आपने तो बता दिया, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वो मीडिया की तरफ मुखातिब हो गया, और मीडिया की तरफ उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अगर आज के बाद को गलत रिपोर्टिंग की, मेरी अदालत की, आपने जो केस चल रहा है उसको जाकर मीडिया पर रिपोर्ट किया, तो आपके साथ फिर जो है ना वो सब जुडिशल केस और वो नहीं आपने कर। उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं अगेन वही कह रहा हूं कि बाजी साहब बेहतर बता देंगे आपको, ये जो 6 जजों के खत के अंदर किसी के बरादर निस्बती का जिक्र आया है, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, और उस वक्त भी ये तमाम रिपोर्टर्स को पता था। काजी साहब जो, जिनको मीडिया देख के, टीवी देख के ये पता चल जाता है कि गलत खबरें चल रही हैं, वो कहते हैं उसने वो फलां चीज गलत चला दी, ये मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी तरह से उस वक्त भी फॉलो कर रहे होंगे, अगर वो आज फॉलो कर रहे हैं। उस वक्त भी उनको पता था कि क्या हो रहा है। गो के वो ये सिर्फ अगर हवाई बात ये करें ना, मुझे कागजी बात जनाब, मेरे सामने नहीं आया जब मैं चीफ जस्टिस बना, तो उस वक्त मैंने देखा नहीं, ऐसे नहीं है, पता उनको काफी कुछ है। बट अगेन बात वही है, उम्मीद हम सब की है, दुआ भी हम सब की है, लेकिन उसके साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है जानी कि जो पुशबैक है ना दूसरी साइड से, बल्कि जो दीवार के साथ लगाने वाला पुशबैक था जिसके अगेंस्ट वो वापस धकेल रहे थे, वो अभी तक जारी है। और वो आज आपको ये एहसन भून साहब वाला ग्रुप है सारा का सारा, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर दराज गोंदल साहब बेहतर बताएंगे इस पर। बिल्कुल सही है, अपनी तौर पर इस हवाले से है, लेकिन बहरहाल उम्मीद के साथ साथ दुआ भी है कि बेहतरी की जानिब हम गामज़न हो। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं आपसे जानना चाहूँगा सलमान साहब, आप ज़रा बताइएगा कि सानिया 9 मई के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये करार दिया गया है कि बानी चेयरमैन PTI जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस हैं आप इस सारी सूरत हाल में। कितनी हद तक ये मुस्तरद रिपोर्ट है? आप बहुत शरारती हैं मुर्शद, मैंने ये नोट किया, आप ना जान के फिर इस किस्म की बातें करते हैं मेरे साथ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, इमरान अहमद खान
नियाज़ी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे के सारे फियास्को का, इस सारे के सारे तशद्दुद का और इंतशार का। ही वॉज द मास्टरमाइंड। और वही खड़े होकर कहते होते थे कि मुझे अगर कुछ हो गया, अच्छा इतना तजाद है ना बयानात के अंदर। एक तरफ अभी वो देखें ना आप जो है ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ दोबारा कोई इस किस्म का एडवेंचर हुआ तो कौम इससे ज़्यादा बड़ा 9 मई से ज़्यादा बड़ा सानिया होगा। ऐसा मतलब है कि वो ऑलरेडी जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें फीड कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी वो इंतशार की सियासत और बयाना जो है ना वो उसी तरफ कायम है, रहेगा और वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। एंड दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव एनी रिपोर्ट दैट यू पुट अप। आप मुझे, मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि अब पता नहीं इमाम काबा आके इनको बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ भाई हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, वीडियोस हैं, जहाँ पे इनके हवारी, इनके फॉलोअर्स, इनके लोग इनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारे के सारे मामलात कर रहे थे। थोड़ा सा वक्त दे दें। देखें ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से सरफस नहीं करती। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कम से कम 4 से 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो है वो कोऑर्डिनेशन है। तमाम जगहों से शवाहिद और सबूत इकट्ठे करने होते हैं। हम नहीं चाहेंगे, ना कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई बेगुनाह आदमी जो है वो अंदर रहे। तो दीज ऑल प्रोसीडिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम। बट जो ये रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें। देखें मैं कहता हूँ कि जी फॉर अ स्प्लिट सेकंड में ये कहता हूँ या फॉर अ स्प्लिट मिनट में ये कहता हूँ कि जी ठीक है ये पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत है। आप पीटीआई को और उनके फॉलोअर्स को ये बात कैसे समझाएंगे? चलो ठीक है, मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। मैं आमिर सईद अब्बासी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आपके इल्म में होगा कि 7 जनवरी 2024 को साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि जो जहाँ तक वो जानते हैं, जहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट को देखा है, तो बल्कि उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है ये सारी सूरत की इंक्वायरी की गई थी। उन्होंने कहा कि उसमें खान साहब जो है वो बराह रास्त मुलव्विस नहीं है। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। क्या ये इस हवाले से हम इस रिपोर्ट को क्या कहें, मुस्तरद है, खुद साख्ता है, या इसमें कोई तब्दीली की गई है? तो देखें, रिपोर्ट्स से मुझे याद आई क्योंकि हमने बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। मैंने वो जीआईटी की रिपोर्ट भी पढ़ी जो पैनामा के बाद बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे बनी थी और बहुत बड़ी तगड़ी जीआईटी थी। उसने इन्वेस्टिगेशन की और ये कहा कि नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली बहुत करप्शन में मुलव्विस है और उसके बहुत बिलियंस ऑफ रुपीस के एसेट्स हैं। लेकिन फिर उस जीआईटी रिपोर्ट के साथ क्या हुआ वो आपको भी पता है। मैंने वो जीआईटी रिपोर्ट भी पढ़ी थी जो आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी मुबैना तौर के ऊपर जो उनके साथ साथ उनके बहुत से रुफका, उनके दोस्त और उसके साथ साथ जो ओमनी ग्रुप है उसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 200 अरब रुपए की मुबैना तौर के ऊपर करप्शन की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, जीआईटी बनाई थी। उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस के करप्शन केसेस थे और पूरा वो एक शवाहिद के साथ पेश की गई थी। वो अदालतों में भी गई, कुछ केसेस खत्म हो गए, कुछ आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी जीआईटी रिपोर्ट्स मुझे याद है एमक्यूएम के ऊपर बनती थी और वो बताती थी कि कैसे इस मुल्क में कत्लो गारत का बाजार गर्म किया गया, कैसे इस मुल्क में शहरियों का कत्लेआम किया गया, कैसे उन पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर कत्ल किया गया जिन्हें रियासत ने कहा कि आप ऑपरेशन करें 92 का, कैसे भत्ताखोरी होती थी, कैसे वो शहर बंद कैसे होते थे। ये सारी जीआईटी रिपोर्ट्स थी और बहुत ऐसे माहिरीन ऑफिसर्स को जिनसे मैं बहुत से ऑफिसर्स के साथ मैं मिला भी, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशंस को मैंने देखा, अदालतों में ट्रायल्स में वो बतौर गवाह पेश होते रहे। लेकिन फिर उनका क्या हुआ, वो सब लोग आज कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं। सो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये एक हद तक तो इनके ऊपर कुछ लोग तो यकीन करते हैं, लेकिन जब ये अदालतों में आती हैं, जब ये इनके ऊपर इंसाफ होता है, जब इनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और जब इनके ऊपर इनको छाना जाता है तो इनके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता और वो फिर तमाम इल्जामात वापस लेना पड़ते हैं और वो फिर तमाम लोग बरी हो जाते हैं। तो लिहाजा इस रिपोर्ट की तो मुझे बहुत ज्यादा कोई जो है वो इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए रिपोर्ट्स का तो मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा पायदारी तो नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ देखिए 9 मई को हुआ क्या था, जो पानी पीटीआई थे वो तो अरेस्ट हो गए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अगर आप इसको एविडेंस को जिस तरह कनेक्ट किया जाता है, आपने देखे ना किसी भी मुलजिम को आपने मुजरिम बनाना है, आपने उसको सजा देनी है तो आपने ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना है, आपने फिर यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। और देखें वो मुझे याद है कि बहुत से क्रिमिनल केसेस में हमेशा जब भी डाउट आ जाए तो वहां पर आप मुलजिम को हमेशा बरी किया जाता है। तो यहाँ तो शक का फायदा दिया जाता है, करने के लिए शवाहिद पेश करना पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी पे मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूँ
कि इसी इंटरव्यू में जिस 7 जनवरी 2024 के इंटरव्यू का जिक्र किया जा रहा है, साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि साने 9 मई के हवाले से कि सरपरस्ती किसने की। अब ये जो डायरेक्ट ज़ाहिर है नाम भी लिया गया और कहा गया कि इनका भरपूर किरदार है, तो ये किस बुनियाद पर हो सकता है? ये हुकूमत की रिपोर्ट है, जाहिर है हुकूमत की रिपोर्ट की उस वक्त ही हैसियत होगी जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ का कोई डिसीजन होगा। जिस तरह आमिर सईद अब्बासी साहब इशारा कर रहे थे, क्या बना जाली अकाउंट्स की GIT का, इस तरह की और बहुत सारी GITs की मिसालें दी जा सकती है। पैनामा वाली GIT है। ये गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स ऐसी ही होती हैं। कौन सी गवर्नमेंट ने मुखालिफों को आज तक क्लीन चिट दी या कि नहीं जनाब ये तो गलत हो गया, उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जिस तरह शुरू में ये बात आमिर साहब कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे इस हुकूमत का रिस्क ही और इनकी इत्तेहाद की वजह ही इनका सब कुछ ये है कि जब तक तहरीक इंसाफ इस पूरे सिस्टम से दूर रहे या सिस्टम से आउट रहे, अगर इतनी ही सूरत हाल थी तो अब तक मेरा ख्याल है कि 9 मई के केसेस के चालान पेश हो जाने चाहिए थे। अब तक उन ट्रायल्स को कंक्लूड हो जाना चाहिए था। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उनमें से बहुत सारे अभी जो केसेस चल रहे हैं उनमें चालान तक पेश नहीं हो सके, जिससे आप सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये एविडेंस इतना वैलिड है तो मेरे ख्याल से जिस तरह उस दिन सुप्रीम कोर्ट से 5 लोगों की जमानतें हुई थी और वहां पे जो जजेस ने सवालात किए थे वो सवालात होंगे और उन सवालों के जवाब अदालतों में दिए जाने चाहिए। बहुत सारी बातें वहां पे होंगी। हर हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पुलिस, ये वही बात है कि इसको यूं समझा जाए कि जैसे किसी भी मुकदमे के अंदर ये पुलिस का चालान है। पुलिस का चालान कोर्ट का फैसला नहीं होता। पुलिस का चालान ठीक भी हो सकता है और वो एट द एंड उसके नतीजा या जो फैसला उसके बरक्स भी हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ से इसके ऊपर फैसला आ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर होगा इसके ऊपर कमेंट। ठीक है, ये पुलिस चालान जैसी है। अच्छा, इसी पे मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा कि एक जानिब ज़ाहिर है ये है, खुद राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है एक बड़ी आम शख्सियत है, खुद साबिक वज़ीर दाखिला भी है, वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से कि वो इसको अथेंटिक नहीं करार दे रहे। वो कह रहे हैं इसमें शकूक व शुबात बाकी हैं। यानी बैक वक्त ये रिपोर्ट भी आ रही है, हुकूमत दे रही है और ये शख्सियत ये बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज एलामिया भी जारी किया गया है PTI की जानिब से और उन्होंने इसको मुस्तरद किया। जाहिर है राना साहब तो कहेंगे, राना साहब की क्या वहां पे हैसियत रह जाती है जब DGIS PR साहब कहते हैं। मैं तो बड़ा मगमूम हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने उनको सुना ये कहते हुए कि साल गुजर के अभी तक सजाएं नहीं हुई। PTI वाले इल्जाम लगाते हैं कि अदालतें पता नहीं किसी के इशारों पे चलती हैं और DG साहब कह रहे हैं कि जनाब ये सजा नहीं अभी तक हुई। उनको भी बड़ा दुख है, उसमें मुझे भी बड़ा दुख है और मैं चाहता हूँ कि उसके परपेट्रेटर्स जो हैं तो सामने आने चाहिए और कटहरे के अंदर लाने चाहिए। मामला कुछ यूं है कि या तो अदालतें ठीक काम नहीं कर रही या वो बिल्कुल ही, अच्छा ये लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है, अभी यहाँ पे तो हायर कोर्ट की बात हो रही है ना कि वो कहते हैं कि हम पे प्रेशर आ जाता है। लोअर कोर्ट तो बहुत ही आजाद काम कर रही है। फिर लोअर कोर्ट बल्कि जिसको पंजाबी में कहते हैं बहर गई है आगे से, वो अपने ही को काम किसी और प्लेनेट पे रह रही है, वो कोई और निकली हुई है, कोई साल हो गया उन्होंने सजा नहीं थी। मेरी एक तफ्तीशी IO जो है इन 9 मई के केसेस के, इत्तेफाक से उनसे मेरी बात हुई। मैं 6-7 साल मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की हुई है, तो एक दफ्तर में बैठा हुआ था तो वहां पे उनसे मुलाकात होगी इत्तफाकन। और ये बात मैं आपकी नहीं बता रहा, आपको मैं 6 महीने पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि सर वो जड़ा प्रोसिक्यूशन असी जड़ी तैयार की थी ना, जिमनियां जो लिखी हैं उसके अंदर वो जो गवाहान डाले हैं वो ये है कि फलाने ने इसको देखा था कि ये कह रहा था कि चलो वहां पे जाके हमला करते हैं। भाई आपने अगर ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड कर लिया हो ना, एक बंदे को दूसरे बंदे के सीने पे बैठ के चाकू मारते हुए कैमरे में भी आ गया हो, अदालत के अंदर प्रूव करना पड़ता है, आला कत्ल वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो आमिर सईद अब्बासी साहब कह रहे थे उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। भाई ये प्रोसेस करने से रोका किसने? सबसे पहले ये प्रोसेस अदालतों के अंदर पूरा करा लें। अभी हम ये माइंड यू, ये हम ट्रायल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बिल्कुल जो लोअर जुडिशरी है उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम किसी हायर कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर हायर कोर्ट चीखें मार रही है, एक नहीं 3-3 कि जनाब ये आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर आ रहा है, तो यार उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कर ले वहां पे जाके प्रूफ। और पाकिस्तान को जो निजाम है ना कानून का, वो है एडवर्सेरियल निजाम का मतलब ये होता है कि आप इनोसेंट हैं टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो ये काम प्रोसिक्यूशन का है कि उसने ये साबित करना है कोर्ट के सामने कि जनाब ये गिल्टी है। और इसी वजह से मेरी अपनी असेसमेंट है इस पे कि ये चूंकि अदालतों के अंदर हो नहीं पा रहा, एक IO साहब का किस्सा मैंने आपको खुद बता दिया है, तो लिहाजा इस वजह से फोकस किया जा रहा है। अब दोबारा उधर को प्रेशर जाएगा कि ओ यार मिलिट्री कोर्ट वाला मामला ऐसे तक कोई फायदा नहीं होगा, उठो ले आओ मिलिट्री कोर्ट से, तो एक दफा वो वाला मामला किया जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट शुड बी एन ओपन ट्रायल। इतना बड़ा पाकिस्तान का सानहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसको ओपन रखें हुजूर। मैं तो वैसे अगर मेरी को राय पूछे मैं कहूंगा मिलिट्री कोर्ट में भी चलाएं इसको, अगर मेरी को राय पूछे। लेकिन
उधर ओपनली चलाएं, वहां पे सहाफियों को जाने की इजाजत नहीं, उमर दराज गोंदल साहब वहां पे जाएं, अमर अच्छा। सईद अब्बासी साहब वहां पे जाएं, वहां पे जाने की इजाजत है, वहां पे भी चला लें, कोई मसला नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, ये अदालत के अंदर साबित करना है। फिर उसके बाद आप अच्छी रिपोर्ट जो है ना, जुडिशियल रिपोर्ट होती है ना, जैसे मॉलटाउन कमीशन की रिपोर्ट, मॉलटाउन साने की रिपोर्ट है, वो एक बाकर नजवी साहब से ही बनवा लेते हैं, उन्होंने बनाई थी वो रिपोर्ट, उन्हीं से बनवा लेते कम से कम रिपोर्ट को, जो पीटीआई पीट रही है साल से जो जारी करवा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल आपका कमेंट सामने आ गया। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।